फॉर्मेट की और सारे क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। इलस्ट्रेशन 8, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फ्रॉम द फॉलोइंग पीएल अकाउंट कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द एलएलपी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23। तो भाई यहाँ एलएलपी बोला है, एकदम जैसे हम फॉर्म का कैलकुलेशन करते थे वैसे करेंगे। इसमें टोटल इनकम पूछा है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए तो बुक प्रॉफिट हमको ऑटोमेटिकली ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी की मदद से हम टोटल इनकम निकालते हैं। पहले बुक प्रॉफिट फिर टोटल इनकम, ठीक है। यहाँ पे पीएल अकाउंट दे रखा है और ये कुछ एडजस्टमेंट। पहले पीएल अकाउंट देख लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% एक्स वाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अलाउ होता है, उससे जितना ज्यादा होता है, जैसे यहाँ 14% होता तो 2% डिसअलाउ हो जाता, मतलब 12% से केवल एक्सेस वाला। तो यहाँ तो 12% है तो ये अलाउ हो गया। उसके बाद रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। अच्छा, सबसे पहली बात, यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला गया है कि ये कंडीशन फुलफिल कर रही है 184 की या फिर नहीं, तो हम मानेंगे कि ये कंडीशन सेक्शन फुलफिल कर रही है 184 की, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे तो ऊपर कहीं नहीं गिवन था कि एक्स और वाई में कौन वर्किंग पार्टनर है कौन वर्किंग पार्टनर नहीं है, तो जब नहीं दिया रहता है तो हम सबको वर्किंग मानते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है टू रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स। एक्स को गया 1,60,000, वाई को गया 1,30,000। तो सबसे पहले तो भाई नेट प्रॉफिट में आप ऐड करते हो, मतलब कि रेमुनरेशन टू पार्टनर्स फुल्ली डिसअलाउ होता है, पूरा अमाउंट ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट में। तो ये तो चाहे वर्किंग होते ना होते, ये दोनों को आप इनर कॉलम में ऐड करके बाहर लिख देते, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज, यहाँ वर्किंग पार्टनर भी लिख दिया है, तो यानी कि टोटल इनकम में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां सिर्फ वर्किंग लेते हैं, तो वहां पे ये पूरा चला जाएगा, क्योंकि वर्किंग पार्टनर बताया है इन दोनों को। आगे, टू अप्रूव चैरिटेबल डोनेशंस बाय चेक 10,000। तो ये भी बिजनेस के खर्चे नहीं है, तो ये भाई हो गया डिसअलाउ, ये ऐड होगा। दूसरी चीज, जब टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ये डिडक्शन में जाएगा 80G में, ये लेस होगा ग्रॉस टोटल इनकम में से, ठीक है। तो वहां पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये भाई वैसे है 80G में विथ लिमिट का 50%। भाई जो कहीं नहीं जाता है वो विथ लिमिट के 50% में जाता है, और अप्रूव चैरिटेबल डोनेशन हमेशा वहीं पे जाता है, ठीक है। फिर टू प्रॉफिट एक्स वाई 73,050, एक्स का, वाई का भी 73,050। तो ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट लिख के इन दोनों का ऐड कर दोगे, तो इससे एलएलपी का नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। उसके बाद फिर ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इधर से जो जो हमने अभी देखा है वो ऐड कर लेंगे। अब इधर देखते हैं, तो बाय बिजनेस प्रॉफिट इसका कुछ नहीं करना है। उसके बाद लिखा है बाय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो भाई इनकम फ्रॉम हाउस हम लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो जैसे यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तो बिजनेस का पार्ट नहीं है ना, तो फिर ये क्या होगा, ये लेस होगा, क्योंकि ये डिसअलाउ इनकम है, ठीक। दूसरी चीज, इसका एक और ट्रीटमेंट होगा, एक तो भाई बुक प्रॉफिट में, दूसरा होगा टोटल इनकम में, ठीक। अगर यहाँ रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखता तो आप बुक प्रॉफिट में तो यही ट्रीटमेंट करते, लेकिन जब टोटल इनकम कैलकुलेट करते तो वहां अलग से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन यहां पे क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है तो ये एज इट इज वहां टोटल इनकम में भी जाएगा और बुक प्रॉफिट में तो यही वाला अमाउंट जाता ही है। उसके बाद बाय कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है, यानी कि डिसअलाउड इनकम है, तो इसको भी लेस करना होगा 20,000 और 10,000। दूसरा ट्रीटमेंट इसका टोटल इनकम में होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। द रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एज पर पार्टनरशिप डीड, अदर इंफॉर्मेशन आर X paid interest to LLP on drawings for household expenses ₹2,000 which is included in business profit। भाई X ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे किया है, किसको, LLP को। तो ध्यान रखना हमेशा, LLP को जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा तो वो बिजनेस इनकम ही होता है, अलाउ मानते हैं इसको। तो यहाँ पे जो ये 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, ये बोला है विच इज इंक्लूडेड इन बिजनेस प्रॉफिट, तो ऑलरेडी बिजनेस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, तो इसका और कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अलाउ ही रहता है, यहाँ जुड़े रहने दो आप। नेक्स्ट, वाई पेड इंटरेस्ट ₹10,000 ऑन मनी बोरोड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द LLP। LLP में कंट्रीब्यूट करने के लिए, LLP में पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए वाई ने उधार लिया था। तो अब वाई ने उस पे, भाई कोई भी उधार लोगे तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, तो जो वाई ने उधार लिया था उस पे 10,000 रुपए इंटरेस्ट चुकाया, तो ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस है वाई का। तो अगर यही चीज यहाँ पे पीएल अकाउंट में होता तो भाई ये पर्सनल एक्सपेंस होता और इसको हम ऐड करते क्योंकि ये डिसअलाउड हो जाता। लेकिन जब ये पीएल में लिया ही नहीं गया है और ये पर्सनल है तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स परचेज्ड अ कार for ₹1,80,000 in June 2021. The expenses on running and maintenance for the car
for the year is rupees 20,000. He says that car has been used for the LLP and other personal purposes. The use of car for personal purposes may be taken as 50%. The proper amount has been charged to profit and loss account. तो X ने एक कार परचेज की है 1,80,000 रुपीज की, और इनका कहना है कि ये जो कार है वो 50% LLP के पर्पज से, 50% पर्सनल पर्पज से, ठीक है। तो ये 20,000 रुपए में से 10,000 हो गया ऑफिस पर्पज के लिए, ठीक। दूसरा, यहाँ कहीं डेप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज था, तो जैसे वो जो 6 महीने वाला रूल था उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेप्रिसिएशन हम लेते। लेकिन यहां पढ़ो आप, द प्रॉपर अमाउंट हैज बीन चार्ज टू PL अकाउंट। अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग देखोगे हिंदी की बुक में, तो क्या लिखा है पढ़ो आप यहाँ पे, इस संबंध में उचित राशि लाभ हानि खाते में डेबिट कर दी गई है, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर अमाउंट हैज बीन चार्ज टू PL अकाउंट का मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी अलाउड एक्सपेंसेस था, डेप्रिसिएशन ही कह लो या रनिंग एक्सपेंसेस कह लो, वो सब ऑलरेडी PL अकाउंट में डेबिट हो चुका है, ठीक है। तो फिर इसका आपको ट्रीटमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी बोल दे ऑलरेडी चार्ज टू PL अकाउंट, तो इसका कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इन तीनों एडजस्टमेंट का कुछ नहीं करना है आपको। सॉल्यूशन देखते हैं 8 का। सबसे पहले भाई हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो टोटल इनकम पूछा है, लेकिन पहले बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी की मदद से हमारा आंसर आएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप यहां पे लिख लो। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां पे नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और क्वेश्चन में एक्स का लिखा हुआ है 73,050 और वाई का भी 73,050, ऐड करके नहीं दिया है। तो आपको यहाँ नेट प्रॉफिट किसी इंडिविजुअल का नहीं लेना होता है, फर्म का लेना होता है। तो यहाँ जो LLP है उसका लेना है, तो दोनों पार्टनर्स का ऐड कर दो। तो 73,050 प्लस 73,050 ये हो गया 1,46,100, ठीक है। ऐड क्या करना है हमको, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन PL अकाउंट में डेबिट हो गए हों। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 12% तक है तो अलाउ, उससे ज्यादा होता तो जितना ज्यादा होता केवल वो यहां पे लेते, तो ये अलाउ है क्योंकि 12% तक है। फिर लिखा है रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त अगर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर डेबिट है PL अकाउंट में, तो उसको तो आपको ऐड करना है, चाहे वर्किंग हो ना हो। रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट है एक्स का 1,60,000 रुपीज, वाई का 1,30,000 रुपीज। आप इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 2,90,000 रुपीज। तो यहां पे अभी आप इनर कॉलम में इसको लिखो। उसके बाद टू अप्रूव चैरिटेबल डोनेशंस बाय चेक, तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया। यहां लिखो अप्रूव्ड चैरिटेबल डोनेशंस, अमाउंट कितना है 10,000 रुपए, तो ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया। दूसरा इसका एक और ट्रीटमेंट होगा जब टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, तो वो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना नहीं था। रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर हम ले चुके हैं, फिर अप्रूव्ड डोनेशन हम ले लिए और कुछ है नहीं। इन दोनों को आप ऐड करो, आउटर कॉलम में लिखो, सॉरी हाँ आउटर कॉलम में लिखो अभी, क्योंकि अब तो हमको ऐड करके फिर लेस करना है इसमें। तो फिर 3 लाख को आप नेट प्रॉफिट में ऐड करो, तो 1,46,100 प्लस 3 लाख रुपीज, तो ये हो गया 4,46,100, ठीक है। फिर आप लेस करोगे क्या चीज, डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन PL अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो सबसे पहले बिजनेस प्रॉफिट, उसको नहीं लेना है। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाँ भाई साफ साफ आपको पता है दूसरे हेड का इनकम है और क्रेडिट हो गया है, तो इसको आप ऐड कर लो। अमाउंट कितना है 10,100 रुपीज, इनर कॉलम में लिखो, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल गेन्स, क्या क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आएगा क्योंकि ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो कैपिटल्स में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 रुपीज और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10,000 रुपीज। इन दोनों को आप ऐड करो और यहां पे लिखो, तो ये हो गया 30,000 रुपीज। उसके बाद और कोई इनकम है नहीं, एडजस्टमेंट का कुछ करना नहीं है। इन दोनों को आप ऐड करो, अब बाहर लिखो, ये 10,100 है, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करो पहले, तो 10,100 प्लस 30,000,
ये हो गया 40,100 रुपीज। तो इसको आप आउटर कॉलम में लिखो और लेस करो 4,46,100 में से। तो ये आ जाएगा आपका 4,06,000 रुपीज। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद हम लेस जैसे यहां पे जो अमाउंट आता है उसके बाद हम लेस करते थे एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल। तो यहां पे ऐसा कुछ था नहीं, तो यही हो गया हमारा बुक प्रॉफिट। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो भी असेसमेंट ईयर है वो यहां पे लिख लो आप। सबसे पहले बुक प्रॉफिट जो अभी आपने कैलकुलेट किया है कितना आया है? 4,06,000 रुपीज। ठीक। उसके बाद हम लेस क्या करते हैं? डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। तो वो कैसे आएगा? लीस्ट ऑफ देम लिखते हैं हम। फिर इसमें दो चीज लेते हैं। पहले लेते हैं एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। उसके बाद और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। तो पीएल अकाउंट में आपके लिखा हुआ था रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, तो सीधे वही अमाउंट ले लो। यहाँ पे एक्स को है 1,60,000 और वाई को है 1,30,000। इन दोनों अमाउंट को आप ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2,90,000। अभी आप इसको यहीं पे लिख दो 2,90,000। अब हम स्टैट्यूटरी लिमिट अपना कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट। ठीक। साइड में एक लाइन ड्रॉ कर दो आप। सीधे फॉर्मूला जो हम लोग सीखे ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट ऐसे। सबसे पहले 1,50,000 ये फिक्स रहता है, या फिर 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो आप देखो बुक प्रॉफिट कितना है आपका 4,06,000, 3 लाख से ज्यादा है। तो पहले बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख यहीं पे ले लो। तो 3 लाख का 90% ये होगा 2,70,000 और ये 1,50,000 आप एज इट इज लिखोगे। फिर रूल क्या कहता है? इन दोनों में से जो भी ग्रेटर अमाउंट है उसको आप आउटर कॉलम में लिखो। तो 2,70,000 बड़ा है, बाहर लिख लो आप। ऐड करना है अब बैलेंस अमाउंट का 60%, जितना भी बच गया है उसका 60%। तो 4,06,000 में से 3 लाख रुपए यहां इस्तेमाल हो गया है। तो लिखो आप कैलकुलेटर पे 4,06,000 माइनस 3 लाख, क्योंकि 3 लाख यूज हो चुका है, बचा 1,06,000। तो ये हो गया बैलेंस। इसका आप निकालो 60%, 63,600 रुपीज। ऐड कर लो आप इसको। 2,70,000 प्लस 63,600, ये कितना आ गया? 3,33,600 रुपीज। ये आया स्टैट्यूटरी लिमिट। तो यहां आप अमाउंट पुट कर दोगे इसका। तो ये 3,33,600। अब इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट है उसको सीधा आउटर कॉलम में लेस कर दो। तो ये लीस्ट है, तो ये हो गया डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। 2,90,000 आप आउटर कॉलम में लिखोगे, बुक प्रॉफिट में से लेस करोगे इसको। तो 4,06,000 माइनस 2,90,000, अमाउंट कितना आ गया? 1,16,000 रुपीज। ये क्या आया है अभी? ये तो अभी आया है बिजनेस इनकम। उसके बाद हम ऐड करेंगे अदर इनकम, मतलब और भी कोई भी हेड का इनकम यहाँ पे दे रखा होगा आप वो ले लोगे। तो भाई देखो है, हाँ है। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेट होके दिया है। अमाउंट है 10,100 रुपीज, अभी इनर कॉलम में लिखो आप। उसके बाद है कैपिटल गेन्स में, तो कैपिटल गेन्स में क्या क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10,000 रुपीज।
ठीक, इन दोनों को आप ऐड करोगे, ये आ गया 30,000 रुपीज आपका कैपिटल गेन। और कोई भी अदर सोर्सेज है नहीं, इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 प्लस 10,100, 40,100 आ गया। तो यहाँ पे ऐड करना है आपको बिजनेस इनकम में, तो ये ऐड करोगे आप 1,16,000 में 40,100, तो ये हो गया 1,56,100 रुपीज। ठीक है, तो ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। लेस क्या करना है आपको, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो यहां पे सिर्फ एक ही सेक्शन का दे रखा है डिडक्शन, किसका, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो 80G में दिया हुआ है किसको, अप्रूव्ड चैरिटेबल डोनेशंस, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे चार्ट के थ्रू, जैसे करते आए हैं कैलकुलेशन ऑफ 80G। तो भाई सीधे सीधे हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, इधर नो लिमिट, इधर विथ लिमिट। ऑलरेडी मैंने सब समझा रखा है, प्लेलिस्ट में डिडक्शन के आप चेक कर सकते हो, अगर आपने नहीं सीखा है तो वहां से इजी हो जाएगा, सीख लोगे तो नो लिमिट को भी दो पार्ट में, विथ लिमिट को भी दो पार्ट में। नो लिमिट का 100%, नो लिमिट का 50%, फिर इधर विथ लिमिट का 100% और विथ लिमिट का 50%। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। तो भाई सबसे पहला काम अमाउंट पुट करना है, तो अप्रूव चैरिटेबल डोनेशन बाय चेक, ये कौन से कैटेगरी में आएगा, डी कैटेगरी में। जो इन तीनों में नहीं आता है वो इसी में आता है, तो ये आपका 10,000 रुपए आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, और कोई अमाउंट है नहीं, यहाँ होता तो सीधे उसका 100% क्वालिफाई हो जाता, यहाँ होता तो सीधे 50%, लेकिन ये विथ लिमिट है, तो पहले विथ लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहला काम है हमारा एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट करना। तो हम लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 1,56,100। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अगर 80G को हम छोड़ दें तब, क्योंकि 80G तो ऑलरेडी कैलकुलेट करें, तो नहीं है, नील लिख दो। फिर उसके बाद हम करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अच्छा देखो आप इस क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, कितना दिया है, 10,000। तो क्या यहाँ पे लोगे आप, नहीं लोगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि वो 111A का है तो ही लेना है यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, स्पेसिफाई नहीं है, नील करो इसको। फिर लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना है, 20,000। तो वो चाहे सेक्शन के साथ हो या ना हो, यहाँ लेना होता है। ठीक है, तो इसको आप लेस करोगे तो 1,56,100 माइनस 20,000 रुपीज, ये आ जाएगा आपका 1,36,100। ये क्या आया, एडजस्टेड जीटीआई। अच्छा, हमने ये क्यों निकाला है अभी, लिमिट निकालने के लिए। लिमिट कैसे आएगा, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई से, तो 10% ऑफ 1,36,100, तो इसका 10% हो जाएगा 13,610। ये आ गई लिमिट। कुछ नहीं करना है, इस लिमिट को यहां पे पुट कर देना है, 13,610। ठीक है, अब आप देखो कि हम लिमिट से कंपेयर करते हैं। पहले इसका पैसा यहां यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन जब यहां पे एक भी रुपए का डोनेशन ही नहीं है तो फायदा कहां से मिलेगा, सीधे यहीं पे आ जाओ, कंपेयर करो, क्या ये पैसा लिमिट के अंदर है, तो हाँ है भाई, क्योंकि लिमिट तो ज्यादा है, इसका मतलब कि ये पूरा क्वालिफाई हो गया। अब ये यहां पे होता तो 100%, लेकिन यहां पे है तो इसका 50%, तो 10,000 का 50% यानी कि 5,000 रुपीज। ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्टली हमने नहीं निकाला है, हमने बकायदा लिमिट से कंपेयर किया, लिमिट के अंदर था पैसा, तो पूरे 10,000 रुपए क्वालिफाई हो गया। फिर ये 50% वाली कैटेगरी थी, तो यानी कि 5,000। तो ए कैटेगरी, फिर बी, फिर प्लस सी प्लस डी, कुछ नहीं, डी में है बस 5,000 रुपए। तो आपका 80G का हो गया 5,000 रुपीज। ठीक,
तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आया 5000 और कोई डिडक्शन है नहीं, सीधा आउटर कॉलम में आप लिखो और लेस कर दो 1,56,100 माइनस 5000, ये आ गया 1,51,500 रुपीज। ये कितना है, ये आ गया आपका टोटल इनकम।